हाँ जी, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सेलों के श्रेणी संयोजन के बारे में। तो अपने पास में सबसे पहले अपन समझें कि ये जो है अपन ने डायग्राम बनाया एक छोटा सा, इसमें ये जो काम में लिया ये कौन है। तो ये सबसे पहले इसको समझें कि ये अपना एक सेल है। ये जो है अपने पास एक सेल है। एक सिंबल अपने पास इससे मिलता जुलता ऐसे आता है। ये जो सिंबल है ये अपने पास क्या है, बैटरी है। ये अपने पास बैटरी है। तो दोनों सिंबलों के अंतर हैं कुछ। तो अपना बिल्कुल जीरो से, हर टॉपिक को अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल प्यार से समझें, कहीं कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन ने सेलों का श्रेणी संयोजन का एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम में ये चिन्ह कौन है, तो ये जो चिन्ह है ये तो कौन है, सेल। ये कौन है, सेलों का समूह। और सेलों के समूह को, यहाँ पे अपन एक से ज़्यादा सेल है तो सेलों का समूह है, और इस समूह को अपन क्या बोलते हैं, बैटरी। सेल या बैटरी अपने पास, या सेलों का जो समूह है या इनका जो संयोजन है, या इनका अपन क्या बोलें, कनेक्शन है, या इनका जोड़ना है, या इनका समूहन है। तो ये शब्द सब ये अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ सबका एक है। भाई दो या दो से अधिक सेलों का अपन संयोजन कर दें, या उनका कनेक्शन कर दें, या उनका समूहन कर दें, या उनको अपन जोड़ दें, बात एक ही है। तो संयोजन लिखा है, कनेक्शन लिखा है, जोड़ना लिखा है, या समूहन लिखा है, अर्थ सभी शब्दों का एक है। अब यहाँ पर ने सेलों का समूह बना दिया, तो ये सेलों का समूह क्या बन गया, बैटरी। ऐसे ही अपन को अब यहाँ पे सेलों का संयोजन या सेलों के कनेक्शन अपन कितनी प्रकार से कर सकते हैं। तो सेलों का जो संयोजन है मूल तो अपन कर सकते हैं, एक तो सेलों का अपन श्रेणी संयोजन कर सकते हैं, सेलों का श्रेणी संयोजन कर सकते हैं। सेलों का अपन समानांतर संयोजन या पैरेलल कनेक्शन भी कर सकते हैं, और सेलों का अपन मिश्रित संयोजन भी कर सकते हैं। ये जो तीन संयोजन है अपन ने डीसी थ्योरी वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़े थे, बहुत प्यार से पढ़े थे। प्रतिरोधकों के भी ये तीन संयोजन थे, सेलों को भी ये तीन संयोजन हैं। अपने पास आगे जो अपन पढ़ेंगे इंडक्टर के भी ये संयोजन श्रेणी समानांतर इस तरीके से होते हैं। कैपेसिटर के भी संयोजन श्रेणी समानांतर में कर सकते हैं। ऐसे ही अपने पास में सेल बैटरियों के संयोजन भी अपन श्रेणी समानांतर में कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो चर्चा है वो केवल और केवल श्रेणी संयोजन की है, जैसा आपको हेडिंग में दिख रहा होगा। और किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, केवल एक चर्चा करनी है अपन को, श्रेणी संयोजन। अब अपने पास में संयोजन है क्या है अपने पास, तो संयोजन कोई कनेक्शन या जोड़ना, तो एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ना, वो कहलाएगा सेलों का संयोजन, या सेलों का समूहन, या सेलों का कनेक्शन या संयोजन। अब कौन से तरीके से जोड़ना है, श्रेणी संयोजन से। जब श्रेणी संयोजन से अपन सेलों को जोड़ रहे हैं, एक से अधिक सेल हैं, वो 2 हो सकते हैं, वो 10 हो सकते हैं, वो 20 हो सकते हैं, अपनी जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो अपन श्रेणी संयोजन में किस प्रकार से सेलों को जोड़ें, तो डायग्राम में यदि अपन समझें तो अपन यहाँ से भी परिभाषा निकाल सकते हैं। प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन में अपन पढ़ते थे कि प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जहाँ पर धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है, वो प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन था। यहाँ भी एक बार उस पॉइंट को गौर फरमाओ, क्या यहाँ धारा के लिए एक ही मार्ग है या और भी मार्ग है, तो एक ही मार्ग है, तो अपन देख के बता सकते हैं कि ये श्रेणी संयोजन है। या फिर अपन किताबी परिभाषा लिखें तो किताबी परिभाषा क्या आएगी, जिस संयोजन में एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल के साथ एवं दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल को तीसरे सेल के धन टर्मिनल के साथ
जोड़ा जाता है। सेलों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। तो वीडियो में एक एक पॉइंट को आपको बहुत प्यार से समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो संयोजन समझ में आ गया, सेलों को एक दूसरे के साथ जोड़ना। अब उनके तरीके अलग अलग है कि कौन कौन से तरीके से अपन जोड़ सकते हैं। उनमें से अपन ने 3 तरीके पढ़ने हैं। 3 में से पहला तरीका लिया है श्रेणी संयोजन या श्रेणी कनेक्शन या सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन कैसे होगा, तो ये अपन ने जोड़ रखे हैं, या तो अपन ऐसे बता दें ऐसे होते हैं, या फिर अपन जब किताबी भाषा में इनको शब्दों में रूप में लिखेंगे तो सेलों का एक ऐसा संयोजन जिस संयोजन में एक सेल का ऋण टर्मिनल, एक सेल का ऋण टर्मिनल, ये इसका ऋण टर्मिनल है, दूसरे सेल के धन टर्मिनल के साथ जुड़े। तो एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल के साथ जुड़ा, एवं दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल, ये दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल हुआ, तीसरे सेल के धन टर्मिनल के साथ जुड़े तो ये तीसरा सेल हुआ। तो दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल के साथ जुड़ता है। जिस संयोजन में एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल के साथ एवं दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, उस संयोजन को कहा जाता है सेलों का श्रेणी संयोजन। ये हुआ सेलों का श्रेणी संयोजन। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि भाई श्रेणी संयोजन में अपन सेलों को किस प्रकार जोड़ेंगे। एक से ज़्यादा सेल हैं तो एक दूसरे के विपरीत सिरे आपस में जोड़ने। पहले सेल का अपन ने धन ऋण टर्मिनल लिया, वो दूसरे सेल के धन के साथ जोड़ दिया। दूसरे का अपन ने ऋण टर्मिनल लिया, वो तीसरे के धन के साथ जोड़ दिया। तो ये जो कनेक्शन बन रहा है, इस कनेक्शन को अपन बोलते हैं श्रेणी संयोजन। अब अपन ने मान लो यहाँ पे संयोजन बनाया तो इसका उपयोग भी करेंगे। अब उपयोग भी करेंगे तो कोई ना कोई तो यहाँ पे लोड लगेगा, कोई ना कोई तो लोड लगेगा। लोड को अपन क्या बोलते हैं, भार। भार से मतलब है अपन ने ये बैटरी या सेलों को अपन ने जोड़ दिया। अब अपन यहाँ पे लोड के रूप में चाहे बल्ब लगाएं या अपन पंखा लगाएं या कोई भी उपकरण लगाएं, जो उपकरण विद्युत की खपत करता है। लोड या भार कौन होता है, तो जो उपकरण या फिर वो युक्ति हो सकती है या फिर वो मशीन हो सकती है, जो उपकरण युक्ति या मशीन विद्युत की खपत करती है। भाई ऐसी कोई भी युक्ति है या कोई भी अपने पास उपकरण है या कोई भी मशीन है जो विद्युत की खपत करती है, उस युक्ति उपकरण या मशीन को अपन क्या बोलते हैं, भार या लोड। तो अपन ने जब स्रोत है तो कोई ना कोई लोड या कोई उपकरण या युक्ति या मशीन उसके द्वारा चलाई जाएगी, उसमें अपन धारा का उपयोग करेंगे। तो ये लोड लगा दिया। अब अपने पास में इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें अपन को चर्चा करनी है। कोई श्रेणी संयोजन क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य है कि श्रेणी संयोजन में एक से अधिक या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है। भाई समानांतर में क्यों नहीं जोड़ा, या फिर श्रेणी में कब जोड़ते हैं और समानांतर में कब जोड़ते हैं और मिश्रित में कब जोड़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन। अब श्रेणी में जोड़ेंगे तो कौन से घटक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका मान बढ़ेगा किसका मान घटेगा, या फिर कुल वोल्टेज कितने मिलेंगे, उस कुल वोल्टेज को ज्ञात करने का समीकरण क्या होता है। कुल आंतरिक प्रतिरोध जो अपन इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, कुल परिपथ की जो धारा है वो अपन कैसे निकालेंगे। इन सब पॉइंटों पे अपन अब चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए श्रेणी संयोजन होता कैसे है। तो श्रेणी संयोजन का पूरा क्लियर हो गया होगा कि भाई श्रेणी संयोजन अपन किस तरीके से करते हैं। अब इसके अंदर और अपन के कौन कौन से क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन तो इसकी परिभाषा ही है। अब दूसरे टॉपिक पे आए अपन, तो जब श्रेणी संयोजन कब किया जाता है या फिर श्रेणी संयोजन का उपयोग क्या है, कब अपन श्रेणी संयोजन को उपयोग में लेते हैं। तो अपन लिखेंगे अधिक मान का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल अब आप समझ गए होंगे, विद्युत वाहक बल को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी को शॉर्ट में अपन बोलते हैं ईएमएफ। तो अधिक मान का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ प्राप्त करने के लिए भाई अपन को अधिक
मान का विद्युत वाहक बल चाहिए। क्या चाहिए अपन को? अधिक मान का विद्युत वाहक बल, अधिक मान का ईएमएफ चाहिए, अधिक मान की वोल्टेज यदि अपन को चाहिए तो सेलों को कौन से संयोजन में, कौन से कनेक्शन में या कौन से समूहन में किया जाता है? तो वो समूहन है अपन का श्रेणी समूहन या श्रेणी संयोजन या श्रेणी कनेक्शन या सीरीज कनेक्शन। अब अपने पास में दूसरा जो पॉइंट है भाई, इसका उपयोग कब करेंगे, कब, किस कंडीशन में या कौन किस चीज के लिए अपन श्रेणी संयोजन का उपयोग करते हैं? तो अधिक मान का विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए। अब अपन ने जोड़ तो दिए, लेकिन इससे क्या क्या होगा अपन जब देखेंगे भाई, कुल वोल्टेज अपन ने सेल तो 8-10 जोड़ दिए, अपन को पता तो होना चाहिए कुल कितनी वोल्टेज मिलेगी। कुल जो वोल्टेज मिलेगी तो वो बैटरी से मिल रही है, वो अपन की स्रोत वोल्टेज है अपने पास। तो अपने पास में यहाँ ये ध्यान रखना है अपन को भाई, एक तो अपन से ज्ञात करवाएगा ये सेल से मिलने वाली कुल वोल्टेज, एक तो अपन से क्या ज्ञात करवाएंगे ये, इस टाइप का कोई भी यदि कनेक्शन, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा, उनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। पहला अपने पास क्वेश्चन ये हुआ भाई उपयोग कब है। दूसरा अपन से क्या पूछ सकता है भाई, कुल वोल्टेज का मान अपन को कितना मिलेगा, न्यूमेरिकल भी अपन को आते हैं यहाँ से। दूसरा अपन से वो पूछ सकते हैं, सेल हैं तो इनकी आंतरिक प्रतिरोध भी होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल आंतरिक जो प्रतिरोध है वो अपन को कितना मिलता है, उसको अपन किस समीकरण से ज्ञात करते हैं। दूसरा परिपथ में कुल जो धारा का मान आएगा, तो कुल परिपथ जो धारा रहेगी, कुल परिपथ की धारा। तो अपने पास में ये तीन चीज अपन से इस टाइप के संयोजन में या इस टॉपिक से तीन टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं जिनकी अपन इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपन समझें भाई इसमें अपन को पढ़ना क्या क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अपन से पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ने के लिए अपन को कुल वोल्टेज याद करने का समीकरण याद होना चाहिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का समीकरण याद होना चाहिए और कुल परिपथ की धारा ज्ञात करने का समीकरण याद होना चाहिए। तो तीन तो इनके समीकरण हो गए और तीनों समीकरणों से तीन न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इन समीकरणों में कौन कौन सी राशि काम में आएंगी, उनके मात्रक और प्रतीक पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए। थ्योरी को रटना आसान है लेकिन उसको याद करना आसान नहीं है। आप 1-2 दिन के लिए रट लोगे, हफ्ते तक महीने भर तक रटी रह जाएगी, लेकिन उसको समझना इतना आसान नहीं है। समझने के लिए आपको एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी और एक बार यदि आपने अच्छे से मेहनत कर ली, समझ में आ गई, तो फिर बार बार रटने की झंझट खत्म हो जाएगी। चलो सबसे पहला पॉइंट अपन लेते हैं भाई, कुल वोल्टेज। कुल वोल्टेज कितनी मिलेगी? तो अपने पास में कुल वोल्टेज को यहाँ जो दर्शाते हैं वो अपन किससे दर्शाते हैं? ET से। कुल वोल्टेज को अपन किससे दर्शाते हैं? ET से। और ET बराबर जो होता है वो होता है NE। ET बराबर जो होता है वो कौन होता है? तो ET बराबर होता है NE। अब पहले ही समीकरण में अपन सिंपल सा एक बात सोच लें भाई, ET बराबर NE होता है, लेकिन ये ET है कौन है? तो ET जो है ये अपन के पास में कुल स्रोत विद्युत वाहक बल और किस में आएगा? ये वोल्ट में। तो अपने पास में ET कौन हुआ है समीकरण में, ये पहले कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ET बराबर है अपने पास में कुल विद्युत वाहक बल किस में? वोल्ट में। N कौन है? N कौन है? तो N बराबर यदि अपन देखें तो सेलों की कुल संख्या। N जो दर्शाता है इस समीकरण में वो अपन को क्या दर्शाता है? सेलों की कुल संख्या। दूसरा अपने पास E, तो E क्या दर्शा रहा है? तो वो दर्शा रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को ही अपन क्या बोलते हैं? EMF। और ये मान किस में आएगा? वोल्ट में। इस विद्युत वाहक बल को ही अपन क्या बोलते हैं? EMF। तो अपने पास में यहाँ तीन प्रतीक काम में आए हैं और वो तीन प्रतीक में अपन को ये देख लेना है कौन सा प्रतीक किस राशि को दर्शा रहा है, किस इकाई में दर्शा रहा है। तो ET किसको दिखा रहा है? कुल स्रोत विद्युत वाहक बल।
एन किसको दर्शा रहा है, सेलों की कुल संख्या। ई किसको दर्शाता है, ई दर्शाता है एक सेल का विद्युत वाहक बल का मान। यदि अब अपन को यहाँ कोई बताए कि भाई ये सारे सेल 2-2 वोल्ट के हैं, या सारे सेल 4-4 वोल्ट के हैं, या सारे सेल 6-6 वोल्ट के, या 12-12 वोल्ट के 3 सेल श्रेणी संयोजन में जुड़े हुए हैं और कुल वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो क्या इस समीकरण से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण अपन को याद है तो अपन कहेंगे हाँ भाई ET बराबर एन ही होता है। अपन को एक यदि सेल की वोल्टेज मिल जाए, एक सेल की अपन को वोल्टेज मिल जाए और सेलों की संख्या पता हो, तो दोनों को अपन को गुणा करना है और मान आएगा कुल स्रोत विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में ऐसी कोई झंझट नहीं है। आंतरिक प्रतिरोध अपन पढ़ के, पिछली वाली वीडियो में आंतरिक प्रतिरोध अपन ने पढ़ा है, पिछली वीडियो में आंतरिक प्रतिरोध अपन ने पढ़ा है। यदि वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना। उसमें अपन ने आंतरिक प्रतिरोध को पूरे विश्लेषण के साथ पढ़ा है। तो अब अपने पास में आंतरिक जो प्रतिरोध है उसका प्रतीक याद होना चाहिए कि भाई आंतरिक प्रतिरोध को अपन बड़े आर से दिखाते हैं या फिर अपन छोटे आर से दिखाते हैं। ये चीज़ अपन की क्लियर होनी चाहिए। तो आंतरिक जो प्रतिरोध है उसको अपन कौन से आर से, छोटे आर से। अब अपन को कुल आंतरिक प्रतिरोध चाहिए। कुल क्यों चाहिए भाई, यहाँ एक सेल तो है नहीं कि एक ही सेल हो। एक सेल होता तो अपन केवल आंतरिक प्रतिरोध की चर्चा करते। सेल तो यहाँ एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं तो सबका जो प्रतिरोध है आंतरिक प्रतिरोध वो अलग अलग है। अलग अलग को अपन यदि एक साथ जोड़ेंगे तो फिर वो बनेगा कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आंतरिक प्रतिरोध को अपन किससे दर्शाएंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध को अपन छोटे आर से। तो आर बराबर अपने पास में क्या होगा, तो आर बराबर अपने पास में होगा एन इंटू आर, एन इंटू आर। अब सॉरी ये आर टी रहेगा। अपन को कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, अपन को कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, आर टी कुल प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। केवल आंतरिक प्रतिरोध नहीं, कुल आंतरिक प्रतिरोध है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध को अपन दर्शाएंगे आर टी से। आर टी बराबर होता है एन आर। एन कौन है, तो जो एन यहाँ दर्शा रहा था वही एन है, सेलों की कुल संख्या है। आर कौन है, तो यहाँ ई कौन था, यहाँ ई था एक सेल का ईएमएफ, एक सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट में। तो यहाँ आर है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ओम में। तो अपने पास में ईटी का मान अपन ने लिख दिया, एन का लिख दिया। अब अपन को यहाँ लिखना है भाई आर टी किसको दिखाता है इन समीकरणों में। तो आर टी बराबर होगा कुल सेलों का ही रहेगा। चलो मैं लिख भी देता हूँ, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। और किस में आएगा, ये ओम में। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध किस में आएगा, ओम में। इसके अलावा अपने पास में एन अपन पढ़ चुके हैं। एन जो दर्शाता है इन समीकरणों में वो दर्शाएगा सेलों की कुल संख्या। इसके अलावा आर किसको दिखाएगा, तो ये जो आर है छोटा अकेला आर, एक आर के साथ टी है और एक अकेला आर है। अकेला जो आर है ये अपन को क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाएगा एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपन किसके द्वारा दर्शाएंगे, तो वो दर्शाएंगे स्मॉल आर के द्वारा। और ये भी किस में आएगा, ओम में। ये भी किस में आया, ओम में। तो अपने पास में आर टी है वो सेलों का कुल, आर टी जो है वो भी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। अब अपने पास में तीसरा जो पॉइंट है, ये तीसरा जो पॉइंट है ये कौन है, ये अपन की कुल धारा। अब अपन ये पढ़ चुके हैं कि कुल धारा, धारा के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं डीसी थ्योरी में। डीसी थ्योरी की वीडियो देखें आप। तो अपने पास में आई बराबर क्या माना था अपन ने, वहाँ पे बी बटे आर। लेकिन यहाँ तो अपन को सेलों का ईएमएफ मिल रहा है तो यहाँ बी का कोई काम नहीं है अपने पास में। लेकिन ईएमएफ है, तो ईएमएफ है तो अपने पास में परिपथ की कुल धारा निकाल रहे हैं। तो अपन ने डीसी थ्योरी में क्या पढ़ा था, परिपथ की कुल धारा निकालने का समीकरण अपन ने पढ़ा था आई टी बराबर बी टी अपॉन आर टी। क्या पढ़ा था, बी टी अपॉन आर टी। इसका मतलब परिपथ की कुल धारा जब भी निकालनी पड़े तो अपन को कुल वोल्टेज चाहिए और कुल प्रतिरोध चाहिए। गौर से एक बार समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग पर लोड देना। कुल विद्युत धारा चाहिए तो कुल वोल्टेज चाहिए और कुल प्रतिरोध। ये चीज़ तो अपन ने कहाँ पढ़ी थी, ये तो पढ़ी थी डीसी थ्योरी में। लेकिन अब डीसी थ्योरी नहीं चल रही, अब चल रहे हैं सेल। डीसी थ्योरी नहीं चल रही, अब चल रहे हैं सेल। लेकिन इस पॉइंट से ही इसको समझना है। अब यदि अपन को कुल वोल्टेज, तो कुल वोल्टेज यहाँ तो कुल विभवांतर था,
लेकिन यह विभवांतर नहीं, कुल विद्युत वाहक बल का मान है। सेल पढ़ रहे हैं अपन, बैटरी पढ़ रहे हैं। कुल विद्युत वाहक बल का मान, कुल विद्युत वाहक बल का मान अपन किससे दर्शाते हैं? ईटी से। और ईटी ज्ञात करना होता है तो अपन क्या लिख सकते हैं? एनी। ईटी लिखना है अपन को, ईटी ज्ञात करना है तो ईटी बराबर क्या लिख सकते हैं? एनी। अब कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध। तो ये जो आरटी है ये कुल प्रतिरोध नहीं है, ये जो आरटी है ये सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। ये आरटी कुल प्रतिरोध नहीं है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध नहीं है। ये केवल ये जो 3 सेल लगे हुए हैं, इन तीनों सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको दिखा रहा है कौन? आरटी। इसके अलावा इस परिपथ में कौन है? लोड। और लोड का जो प्रतिरोध दिखाया जाता है, ये लोड का जो प्रतिरोध है इसको अपन दिखाएंगे बड़े वाले आर या कैपिटल आर से। भाई ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, लेकिन इन सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको अपन ने किससे दिखाया है? आर से। और तीनों का जो कुल आएगा टोटल उसको अपन ने दिखाया है आरटी से। लेकिन इस परिपथ में ये तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध हुआ आरटी, कुल प्रतिरोध नहीं है, ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है। कुल प्रतिरोध देखना है तो भाई इस पूरे परिपथ का ही देखना है, तो परिपथ में और प्रतिरोध कहाँ से मिलेगा? लोड से मिलेगा, जो भार अपन ने परिपथ में जोड़ रखा है। और लोड का जो प्रतिरोध होता है उसको अपन किससे दिखाते हैं? आर से। तो एक और नया प्रतीक आ गया आर। आर जो दिखाएगा अपन को, ये दिखाएगा लोड प्रतिरोध का मान, और ये भी ओम में। लोड प्रतिरोध का मान, और ये भी किस में आएगा? ओम में। तो प्रतिरोध के सारे मान यहाँ ओम में ही चल रहे हैं। तो अब अपने पास में यहाँ पे कितने प्रतीक अपन को याद करने पड़ेंगे, तब जाके सेलों का श्रेणी संयोजन समझ में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, यदि ये याद नहीं है तो आप एक भी न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी फीस दे के पढ़ रहे हैं, चाहे कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे आप कितनी भी बार थ्योरी को पढ़ लें। जब तक ये याद नहीं होंगे, जब तक समीकरण याद नहीं होंगे, और जब तक समीकरण याद नहीं होगा तो कोई न्यूमेरिकल होने की संभावना नहीं है। तो चलो टॉपिक को आगे बढ़ाएं। ये जो आर लिया है, एक बड़ा आर है, एक छोटा आर है, एक आर टी है, ये तीनों क्लियर हो जाने चाहिए। छोटा जो आर है वो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। सबका यदि आंतरिक प्रतिरोध मिला दिया जाए, उसके बाद जो आंतरिक प्रतिरोध मिलेगा उसको अपन दिखा रहे हैं आर टी से। तो आर टी दर्शा रहा है सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, बड़ा वाला आर दिखा रहा है लोड का प्रतिरोध। अब अपन वापस इधर आ जाओ, जब परिपथ की कुल धारा ज्ञात करनी हो तो कुल वोल्टेज चाहिए और अपन को कुल प्रतिरोध। तो इस पूरे परिपथ में प्रतिरोध कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ये चीज़ मैं समझने की है। भाई इस पूरे परिपथ में अपन कुल प्रतिरोध ढूंढें तो कुल प्रतिरोध कहाँ से मिलेगा? तो ये तीनों तो ये सेल देंगे, तीनों तो ये सेल देंगे। तो तीनों सेलों के संयोजन एक जगह तो ये है, और दूसरी जगह है अपनी कौन? लोड। इन दो जगह से मिलेगा, एक तो इस पूरे संयोजन से मिलेगा जो श्रेणी में जुड़े हुए हैं, पूरा इनका ग्रुप है, इस ग्रुप से मिलेगा। दूसरा प्रतिरोध कहाँ से मिलेगा? लोड से। अब इस पूरे ग्रुप का प्रतिरोध तो अपन किससे निकाल सकते हैं? आरटी से। और आरटी का समीकरण क्या है? आरटी बराबर होता है एन आर। एन का मतलब सेलों की कुल संख्या ले लें और एक सेल का अपन आंतरिक प्रतिरोध ले लें। एक सेल का ही क्यों लिया, सबका क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ सभी का आंतरिक प्रतिरोध समान है। यहाँ भी एक ही सेल का ईएमएफ लिया, क्यों लिया है? क्योंकि सभी का ईएमएफ समान है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को समझना है, ये वाला पॉइंट यहाँ लागू नहीं होगा। ये वाली बात जो मैं समझा रहा हूँ इसको, ये इस पे बिल्कुल लागू नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तुम सोचो कि भाई ये इसको पढ़ा के इसको समझा रहे हैं या इसको इससे समझना है, तो केवल समझना ही है, एक संकेत लेना है, कि इंडिकेशन लेना, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी है, तो वो वाला इशारा यहाँ से लेना है। जब परिपथ की कुल धारा निकालनी हो तो परिपथ का कुल वोल्टेज चाहिए और कुल प्रतिरोध। तो अपन को ये समझना है कि यहाँ से कुल प्रतिरोध कहाँ कहाँ से मिल रहा है। तो कुल प्रतिरोध एक तो तीनों सेलों के संयोजन से मिलेगा अपन को, दूसरा मिलेगा कहाँ से? लोड से। तो तीनों सेलों का जो प्रतिरोध आता है वो तो है अपन का आर टी। आर टी बराबर क्या लिख सकते हैं? एन आर लिख सकते हैं अपन। और एक प्रतिरोध कहाँ से मिल रहा है? लोड से। यदि अपन पूरे परिपथ का, अब अपन चर्चा कर रहे हैं भाई परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, और इसको अपन अब दिखाएंगे आरटी से।
तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तो अपन यहाँ आप लिख सकते हैं RT प्लस R। क्या लिख सकते हैं, RT प्लस R। RT कौन है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, प्लस R कौन है, लोड का प्रतिरोध का मान। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान प्लस लोड के प्रतिरोध का मान, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो प्रतिरोध जो आएगा वो किसी सेल का नहीं है, वो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध है, वो पूरे परिपथ का कुल रेजिस्टेंस है। जब अपन कुल आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ दें, कुल आंतरिक प्रतिरोध तीनों सेलों का है, यहाँ अपन ने 3 लगा रखे, यदि 2 होते तो अपन 2 का लेते, ये 6 होते तो अपन 6 का लेते। जो भी सेल हैं जो एक संयोजन में हैं उन सबका जो कुल प्रतिरोध आएगा वो उनका कुल आंतरिक प्रतिरोध है। इसके अलावा अपन को प्रतिरोध दूसरा जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, लोड से। उसके ऊपर जो भी अपन ने वल्व लगा रखा है या कोई भी उपकरण युक्ति है तो उस उपकरण या युक्ति में जो भी वाइंडिंग है उसका भी प्रतिरोध रहेगा, तो दूसरा प्रतिरोध जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, लोड से। यदि इन दोनों जगह के रेजिस्टेंस को अपन जोड़ दें तो इस पूरे परिपथ का क्या आ जाएगा, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध जब भी निकालना हो सेलों के संयोजन में तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अलग निकालेंगे और लोड का प्रतिरोध अलग, इन दोनों का जो प्रतिरोध आएगा उसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध मिलेगा वो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। ये चीज क्लियर होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन को चाहिए परिपथ की कुल धारा, तो भाई परिपथ की कुल धारा अपने पास में, परिपथ की कुल धारा लेनी है तो अपने पास में यहाँ कौन आएगी, I से। अब I बराबर होता है वैसे तो B/R, लेकिन यहाँ तो B का मामला ही नहीं है, यहाँ तो मामला E पे है। तो लेकिन BT की जगह यूँ मान लो कि ET काम में लेना है, BT की जगह ET काम में लेना है, तो ET बराबर कौन है, NE। तो किताबों में जो समीकरण लिखा है वो ऐसे लिख रहा है भाई अपने पास। इस समीकरण को इधर ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा होएगा ये समीकरण। चलो परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसको यहाँ लिख देते हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर अपन यहाँ पर लिख सकते हैं RT बराबर अपन लिखेंगे छोटा RT प्लस बड़ा R। छोटा RT है सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, उधर लिखा हुआ है छोटा RT सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, बड़ा जो RT है ये लोड का प्रतिरोध। सेलों के प्रतिरोध को और लोड के प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो इसके अलावा और कोई प्रतिरोध नहीं है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो कुल प्रतिरोध मिलेगा वो परिपथ का कुल प्रतिरोध कहलाएगा। इधर अभी अपन ने एक समीकरण लिख रखा था कि भाई डीसी थ्योरी में अपन पढ़ के आए IT बराबर BT/RT। अब BT तो यहाँ है नहीं तो BT की जगह अपने पास कौन है, ET। अब अपन को यहाँ समीकरण जो बनता है I बराबर BT, अब VT यहाँ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये समझदार के लिए सारा काफ़ी वाली कहावत है, इससे अपन को इन चीज़ों को सेट करना है। BT नहीं है लेकिन ET है। अब ET बराबर होता है NE, तो I बराबर अपन लिखेंगे NE अपॉन, अब यहाँ RT कुल प्रतिरोध चाहिए, कुल प्रतिरोध चाहिए RT, तो अपन क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ अपन को इन समीकरणों से लेते हैं तो किताबी भाषा में इस RT की जगह किसको लिख रखा है, NR को। तो अपन यहाँ का लिखेंगे NR, यहाँ का लिखा NR प्लस R। ये NR अपन ने किसकी जगह लिखा है, RT की जगह, क्योंकि RT बराबर क्या होता है N × R। तो इस RT की जगह, इस RT की जगह क्या लिख दिया, NR प्लस अपन ने क्या लिख दिया, R। तो ये अपने पास में एक तीसरा समीकरण बन गया। तो ये अपने पास में, सॉरी अब इसको अपन चौथा मान सकते हैं कि ये चौथा बन गया। तीसरा अपन ने यहाँ बना लिया कुल प्रतिरोध वाला। तो अब अपने पास ये समीकरण हो गया। अब इनसे ये 3 समीकरण यदि अपन को याद हैं, कन्फर्म इनका पता है, तो सेलों के श्रेणी संयोजन से किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो अपन इजी वे में उसका आंसर देंगे, बेधड़क होकर अपन आंसर देंगे, 100% अपन सही आंसर देंगे। चलो अपन देखते हैं इसमें, इस वाले समीकरण में और कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं। तो इस वाले में यदि अपन देखें चेंज, तो चेंज कहाँ होंगे, तो I बराबर यदि अपन लिखेंगे तो I बराबर यहाँ पे अपने पास जो जाएगा NE। तो देखो अपन ये NE है, ये भी अपने पास NE है।
एन बराबर कौन है, ई टी। तो हो सकता है अपन को समीकरण ऐसे नहीं दे, अपन को आई बराबर क्या लिख के दे दे, ई टी। भाई